नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। अब दौलत आसमान से तो टपकती नहीं। एक आम आदमी कैसा भी व्यापार और व्यवसाय कर ले, हजारों को लाख में बदलने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि हमारे माननीय महज एक बार प्रतिनिधित्व कर ले तो लाख को करोड़ में बदलने का मादा रखते हैं। अब सवाल यह है कि नेताओं की संपत्ति इतने कैसे बढ़ जाती है। जनता को पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसा कमाल है कि कुछ ही समय में इतनी कैसे बढ़ जाती है हमारे जनप्रतिनिधियों की आय। तो आज एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तो सौगंध तो खाएंगे कि सियासत में हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन उस सेवा से ऐसा मेवा बनाते हैं कि कलफ लगा कुर्ता, गाड़ियों का रेला और चेले चपाटों की फौज आगे पीछे दिखाई देती है। गजब की बात है ना। ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। अशोक पांडे जी बीजेपी से, कृष्णकांत पांडे जी कांग्रेस से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, वंशराज दुबे जी आम आदमी पार्टी से, रितु सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। ये सियासत का रंग ढंग क्या कहता है सर? आज हमारे इस कार्यक्रम की जो संरचना करते हैं सहयोगी लोग, उन्होंने मेरे मंतव्य से इसको थोड़ा सा इतर कर दिया। मैं आज सोच के ये आया था कि विधायक, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधियों पर चर्चा नहीं, उन पर बहुत बार कर चुका, उनकी लीला अलग ही है। आज मैं चर्चा करने उन लोगों की आया जो न सांसद बने, न मंत्री बने, न विधायक बने, न पार्षद बने, प्रधान भी नहीं बने। गांव के प्रधान बन जाए तब भी चलो, चीनी की मिठाई न सही, गुड़ की मिठाई में तो अब कोई कमी है नहीं, प्रधानी में भी खूब है, फसल अच्छी खासी। वो लोग कौन सा श्री सूक्त सिद्ध करते हैं, कौन सा लक्ष्मी कवच धारण करते हैं। मैं थोड़ा विषय को सामने रख दूं ताकि सहजता हो, विभ्रम नहीं हो। अशोक पांडे जी जिस पार्टी में हैं, वो पार्टी, अगर मैं सही समझ रहा हूं, राज्य के स्तर पर पार्टी अध्यक्ष और संगठन मंत्री के रुकने, खाने, आने जाने, घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था उठाती है, बाकी शेष में किसी की नहीं उठाती। अब ऐसी ही व्यवस्था सपा में है, कांग्रेस में है, बसपा में है। अब सवाल ये है, ये जो लाखों कार्यकर्ता है, नेता नुमा कार्यकर्ता, जो नींबू काट, कलफ लगा, महंगा कपड़ा पहने हैं, 5 अंगूठी इस हाथ में, 5 इस हाथ में, 200-250 ग्राम की वो माला सोने की, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कपड़ा, लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 4-6 चेले चिंटू साथ में। और उनका जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय के कॉलम में सदा यही लिखा पाया कि समाज सेवा करते हैं। मैं वो समाज ढूंढ रहा हूं जिसकी सेवा में ऐसा माल मिल रहा है। और हर पार्टी में, एक बड़ी पार्टी के ऐसे ही क्षुब्ध नेता ने मुझसे कहा कि भाई साहब कभी इस विषय पर चर्चा करिए, हम लोग तो पिछड़ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बस्ती से हर तीसरे दिन लखनऊ आना है, गुलदस्ता देना है, क्योंकि जन्मदिन भी ऐसे है कि भाई बड़े नेताओं के हर महीने में 2-4 किसी के पड़ते हैं, तो गाड़ी करके आना, लखनऊ के होटल में रुकना, 4 चेले हैं, फिर गुलदस्ते खर्चा है, तो महीने में 2-4 लाख रुपए तो गुलदस्ता अकाउंट में खर्च हो रहा। फिर फोटो डालना है फेसबुक पर माननी को बधाई देते हुए। तो मसला ये पैसा आ कहां से रहा है? मंत्री संतरी का तो छोड़ो, उनका तो जहां से आ रहा ठीक ही ठीक है, सब जान ही रहे हैं। ये जो विद्या है, मुझे लगा इस पर भी चिंतन होना चाहिए। और
इस विद्या का कितना बड़ा फलित है राजनीति की जमीन पर, इसको देखना हो तो समाजवादी पार्टी का सम्मेलन देख लो, भाजपा का कोई सम्मेलन देख लो, कांग्रेस का देख लो, बसपा का देख लो, आपको लगेगा ऑटो एक्सपो में आ गए। ऐसी ऐसी नई नई गाड़ियां, गजबे गजब। क्या? और भैया समाज सेवा के अलावा कभी कुछ नहीं किए जिंदगी में। पूछो भाई लखनऊ में कहां रुके हो, बोले भैया ताज में है, आ जाओ। अब बताइए ताज में आप पहुंच कैसे गए? ताज में समाज सेवा का तो कोई क्लॉज है नहीं। बाकी जूही सिंह बताएंगी, ये लखनऊ में रहते हैं, कि ताज में क्या कोई समाज सेवा का अलग से डिपार्टमेंट है कि समाज सेवा वाला वहां रूम ले लेगा? मुझे लगा इस व्यवहारिक समस्या पर चर्चा हो, इससे नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो निर्धन लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं उन लाखों लोगों की पीड़ा को स्वर देने आया हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी के आदमी ने मुझसे कहा कि भैया करो। बोले मैं अल्ट्रो से जाऊं तो नेता दरवाजा नहीं खोलता। वो कहते ससुर अब ये अल्ट्रो चल रहा है तो इसको दरवाजा खोल टाइम क्यों खराब करे, भगा उसको। क्या गेंदा की माला नहीं मंजूर? बोले 20 रुपया की माला ले आया, भगा उसको। विदेशी फूल चाहिए, तो मुझे लगा इस पर भी चर्चा हो जाए। लाखों नौजवान उम्रदराज ऐसे लोग हैं मेरे उसमें जो इस बात से आज क्षुब्ध हैं कि आज राजनीति बहुत महंगी हो गई। निर्धन व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। होर्डिंग लगवाना है, 1-2 लाख रुपया उसी में लग जाता है। कहां से आ रहा है पैसा? ज्ञात स्रोत जिनके पास नहीं है। मैं ऐसे राजनेताओं के विरुद्ध आज बात करने आया। रितु सिंह हमारे साथ थे, सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं। रितु सिंह मुझे बताइए, एमएलए है, एमपी है, उसकी तनख्वाह है, चलो ठीक है, तनख्वाह की आड़ में कुछ भी हो जाए, ज्यादा कम वो भी चल छोड़ो जाने दो। लेकिन जिनका काम कोई ना धंधा है, ना कारोबार है, ना कहीं दुकान है, ना कहीं खेती करते हैं, ना कहीं फल फूल बेचते हैं, वो भी जब स्कॉर्पियो और कौन कौन बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऑडी मोडी में है, सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, 10-12 अंगूठी पहने लगधक और 4 चेला चिंटू साथ में, वो तो कभी किसी नौकरी पर है नहीं। तो ये पैसा कहां से आता है, आप लोग क्या समझती हैं? देखिए अमिताभ जी, आज आप इस पे चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, ये अच्छी बात है, सराहनीय है। और पता तो देखिए सबको ही है कि ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो संरक्षण प्राप्त होता है इनके कार्यकर्ताओं को, और अभी आपने बोला कि राजनीति में आने के लिए पैसे वाले होना जरूरी है, तो एकमात्र एक यही योग्यता रह गई है हमारे यहाँ राजनेता बनने के लिए। क्योंकि देखिए शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एक यही एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। और पैसे वाले होना ये निश्चित है। और पैसा कहाँ से आता है, क्या स्रोत है, सबको पता है कि इतनी तरह के टैक्स, इतने तरह के कर जो हमारी 150 करोड़ की जनता भरती है, सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो सबको पता है। और ये 2 ही लोग हैं, 2 ही व्यवस्थाएं हैं जो जिनके निर्देश में ये चलता है, एक तो हमारे राजनेता, दूसरा ब्यूरोक्रेसी। तो अभी आप बात करें इन कार्यकर्ताओं की, तो मैं उसी पर आना चाह रही हूँ कि जो ये इतने लाखों कार्यकर्ता हैं एक एक पार्टी के, और ये सही, बिल्कुल सही बात है कि इनकी जीवन शैली बड़ी उच्च कोटि की होती है, बहुत उच्च वर्ग के ये लोग नज़र आते हैं, और इनका कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी जग जाहिर नहीं है, कुछ भी ज्ञात स्रोत नहीं है इनके। तो ये सिंपल सी बात है कि ये इनके राजनीति पार्टियों के एजेंट होते हैं, अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो यही बोला जा सकता है ना। भले ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बिल्कुल एजेंट हैं। और यही एक इनका एकमात्र स्रोत है धन अर्जित करने का, जहां तक हम जनता के दिमाग में यही चीजें रहती हैं। ठीक बात है जी। जूही सिंह जी के पास चलूंगा। जूही सिंह जी, ये विषय आपसे संबंधित नहीं है जी। आप मेरे ख्याल से 1 दशक से ज्यादा समय हो गया अपना एक कारोबार कर रही हैं, एक व्यवस्थित ढंग से। जी जी। फूलों का अच्छा कारोबार है, बड़ा कारोबार है।
इनकम टैक्स भी दे रही, ठीक बात। मैं समझने आ रहा जो आपके भाई बंधु हैं पार्टी में, जो हमसे भी टकराते हैं, बोले भाई तुम दिल्ली कैसे आए? अब बोले वो बात हुई थी तो भैया ने कहा हम दिल्ली रहेंगे, आ जाओ। तो बोले सुबह जहाज पकड़ के भैया आ गए, कहाँ रुके? बोले मेरिडियन में रुके। कब तक? बोले बस भैया से मिलके शाम को जहाज से वापस। इतने में 1.5-2 लाख रुपया हो गया। ये कहां से आता है? और हमसे भी जब मिलने आते हैं एयरपोर्ट से तो बड़ी गाड़ी में आते, छोटी में नहीं, आल्टो में आज तक नहीं मिला कोई। अमिताभ जी, वास्तव में तो ये बहुत मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि कई लोगों की जीवन शैली मुझे भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि काम कुछ दिखता नहीं, शायद वायदा कारोबार टाइप का कुछ चलता है, हर पार्टी में चलता होगा, हमारी में भी चलता होगा, या कार्य करवाने का। लेकिन जरूरी है कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बहस रखी है, और इस कठिनाई से सारी पार्टियां ग्रसित है, क्योंकि सबसे पहले ये हक मारता है उन लोगों का जो राजनीति के में नहीं आ पाते हैं, सक्रिय लोग होते हैं, उनके पास ना इतना पैसा होता है, ना दिखावा कर पाते हैं, ना जो आप कह रहे हैं कि मेरिडियन या इस प्रकार के एक जो सिंबल्स होते हैं उच्च, मैं कहूं कि उच्च वर्ग के तो नहीं, धनाढ़ लोगों के, उसको कल्टीवेट कर पाते हैं। तो जनता भी मुझे नहीं लगता कि अब पसंद करती है चीजों को, जो एक काफिला चलता है और उस पे आप पैसा खर्च करते हैं। राजनीति का परिभाषा अब हमें बदलनी पड़ेगी। पहले भी नेता थे, जो आपने खुद देखा होगा, मुझसे ज्यादा देखा होगा, किसी भी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में सफर करना सबसे ज्यादा सुविधाजनक लोगों को लगता ना, था। ट्रेन वाले को तो अब आपके नेता एंट्री नहीं देंगे, वो कहेंगे साला ट्रेन में चलना, भगाओ इसको, टाइम खराब करेगा। बोले फ्लाइट वाला लाओ। ऐसे लोग तो हैं अमिताभ जी, ऐसे लोग हैं, कम हैं, बिरले हैं, और ऐसे लोगों से शायद हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है कि बहुत लंबा ये पैसे की बल की राजनीति चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारे सब चाहिए तो नहीं, लेकिन दुखद पक्ष ये वही चल रही। हाँ, है ना, ये बात सही है, मैं सहमत हूँ। कृष्णकांत जी, रोचक रखेंगे बहस को, इसमें ज्यादा आडंबर नहीं करेंगे आज हम लोग। कभी कभी आडंबर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मन पे इतना बोझ हो जाता है कि बुढ़ापे में फिर झेला नहीं जाता। अरे राम राम, कैसे कैसे पाप जी। मैंने विंसेंट जॉर्ज का जमाना देखा, जब आपकी पार्टी और देश विंसेंट जॉर्ज चलाते थे। इस पर प्रतिवाद मत करिएगा, नहीं चलाते थे, तकनीकी तौर पर आप सही, व्यवहारिक तौर पर मैं सही हूं, ठीक है ना। आप प्रतिवाद करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे बड़े लोग वहां मैंने नतशिर देखे। विंसेंट जॉर्ज का जन्मदिन होता था, तो ऐसे ही सफेद, आपाद मस्तक सफेद धारण करने वाले 250-300 ग्राम सोना और 10-12 अंगूठी वाली प्रजाति के जो कांग्रेसी थे, वो वहां सवेरे आ जाते थे जहाज से, रात में आके 5 स्टार में रुक जाते ताकि सवेरे पहुंच ले। विंसेंट जॉर्ज सो के उठे, बाहर निकले, तब तक वहां 100-200 आदमी, जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, उनकी कृपा से बना, वो आया, चलो ठीक है, उसके पास उतना पैसा हम मान लें। लेकिन जो कुछ नहीं किया अभी तक, उसके ज्ञात आय का कोई स्रोत नहीं, वो वहां शुभकामना देने कैसे आ रहा? ये जो राजनीति का क्रम है ना, और आज भी यही जारी है। ये तो मैं एक उदाहरण दे दिया, आपने 10 लोगों का नाम दे दिया, लेकिन सवाल ये है, मुझे अभी लखनऊ भी जाना हो तो सोचना पड़ेगा। लखनऊ पैदल तो जा नहीं सकता। राजनेताओं से आप कह दो आप त्रिचुनापल्ली आके मिलो, वो कहेंगे भाई जब सुबह पहुंच जाऊंगा 9 बजे। ये कौन सा मंत्र है? उड़ने की कला आती है, क्या सब है मामला, ये मैं समझना चाह रहा हूं पांडे जी। अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एक जो मुद्दा आप लेके आए हैं, हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के इस पर अगर बात करें तो यह हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम स्वच्छ राजनीति का एक शुरुआत तो हो जाए, जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे का कुछ तो असर हर राजनीतिक दलों के नेताओं पे पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, बी जॉर्ज की बात अभी आपने कही, आपने एक उदाहरण दिया, मैं उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा। दूसरे नाम ले सकता हूं। बी जॉर्ज को मैंने भी देखा है, चाणक्यपुरी में उनके आवास पे लोग बधाई देने जाते थे। एक मंडई में लालटेन जला के, लालटेन में बल्ब जलता था, और एक मंडई में खड़े होकर परमानेंट मिलते थे। मालूम है, ये कहीं न कहीं उनकी सादगी थी। लेकिन मैं आपकी बात को 100% खारिज भी नहीं करता। नहीं, गिफ्ट सब ले लेते थे, सादगी थी पूरी, लेकिन गिफ्ट ले लेते थे। हाँ, सादगी पूरी थी विंसेंट भाई की, लेकिन गिफ्ट ले लेते थे। हाँ हाँ,
एक दो लोगों को मैंने भी भेजा, सिफारिश करनी पड़ती है। लेते नहीं देखा आपने? नहीं, हमने देखा भैया, हमने देखा। किस नेता के लिए हमने कार्यकर्ताओं की सिफारिश नहीं की? आपने देखा होगा, लेकिन कई बार मैं भी उनसे मिलने गया हूं, लेकिन उनके दरवाजे पे इतनी बुराई भलाई करा दोगे कि मेरा निकलना ही मुश्किल करा दोगे। इतनी बुराई भलाई आप करा दोगे उलझ के। नहीं, छोड़ो महाराज, हमको भी रहने दो भैया इसी धरती पर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी। दूसरी चीज, अब बहुत खुले, बहुत अमिताभ जी बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूं जी कि 47 से 90 तक के राजनीति का दौर अगर देखें, आप बहुत पुराने बहुत बड़े पत्रकार हैं, 90 के बाद जब से मंडल लागू हुआ, कहीं न कहीं सुचिता की, मैं मंडल लागू होने को दोषी नहीं बनाता, लेकिन सुचिता का कहीं न कहीं शुद्धता का राजनीति में अभाव हुआ है। आज राजनीतिक पार्टियों जिसके 50 साल की सरकारें इस देश में रही, उसके दफ्तर पे पुताई नहीं हो पाती है, लेकिन जिसकी सरकार 5 साल 6 साल चल जाए, उसके पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टार दफ्तर बन जाते हैं। तो यह कहीं न कहीं इस मामले को दर्शाता है, जो अभी श्रुति जी भी कह रही थी, जूही सिंह जी भी कह रही थी कि स्थिति कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। अगर वह परोक्ष रूप से कहीं न कहीं कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष व्यक्ति परोक्ष रूप से उसको कमवा ठीक है पाणी जी, ठीक है, तो सुबह दिल्ली जाके शाम को लखनऊ लौट कैसे आ पा रहा है? ठीक पाणी जी। वंशराज जी के पास भी जरा चलूं। वंशराज जी, मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा ग्राउंड जीरो का ऑब्जर्वेशन होता है। मैं हिपोक्रेसी में कभी यकीन नहीं रखता, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं जब हिपोक्रेसी होती है मेरे साथ, है ना। एक नेता है मान लीजिए, अब नेता को तो कोई तनख्वाह मिलती नहीं, पार्टी तो इनकमिंग वाली है, आउटगोइंग की तो है ही नहीं पार्टी में कोई। इनकमिंग है, पार्टी का मतलब इनकमिंग, आउटगोइंग का मतलब नहीं। नेता की बकसिया में जो आ गया वो खुलती नहीं बकसिया, वो दूसरे से दिलवा देता है, खुद नहीं देता, कहता है इनको 500 रुपए दे देना, अपने कभी नहीं निकालता, वही पार्टियां। मैं ये ग्राउंड जीरो का ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूं, उस पर टिप्पणी लूंगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी बात। एक आदमी नेता हो गया, आम आदमी पार्टी हो, खास आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, है। मैं उसके घर देखता हूं, बहुत सारे नौजवान लोग हैं हमारे परिचित हैं, हम भी इसी पत्रकारिता के काम में इतने सालों से हैं, तो सभी लोग परिचित हैं। उसके घर पर पता लगता है कि सुबह 3-4 घंटे जब वो लोगों से मिल रहा है, ठीक, आय का कोई स्रोत नहीं है, 500-700 कप चाय है और 5-7 राउंड नाश्ता। एक बार मैंने उससे कहा कि भाई इसका टोटल खर्चा जोड़ो, महीने में कितना बैठता है? अरे बोले भाई साहब आप भी छोड़ो ना, क्या मैं तो वो जादू नहीं जानता कि मैं अपने घर पे 500-700 कप चाय पिलवा पाऊं। मैं अशोक जी के पास चलता हूं, उनके पास सबसे बात जानना चाहता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जवाबदारी आज उन पर है, क्योंकि 70 के दौर की कांग्रेस जैसी स्थिति में भाजपा है आज देश में। अशोक जी, आपकी पार्टी भी पारस पत्थर हो गई, जिसने छू लिया वो स्वर्णमयी हो गया। क्या वस्त्र बदल गए, वेशभूषा बदल गई, चाल बदल गई, ढाल बदल गई, आवास निवास बदल गया, वाहन बदल गए। क्या लग रहा है कि साक्षात महालक्ष्मी ने वरदहस्त रख दिया। और पूछो भैया काम क्या करते? हम बोले भाई साहब कुछ नहीं, बस समाज सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। क्या ये कहां होता राष्ट्र निर्माण ऐसा जिसमें ऐसा पैसा आता है? पांडे जी देखिए, सही बात है। पहली बात तो है कि आपने हमसे सवाल पूछा, मैं उस जगह बैठ के जवाब दे रहा हूं जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे पैदा हुए, प्रधानमंत्री हुए, और उस शहर में जहां नरेंद्र भाई मोदी किसान का बेटा आज प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज आपने ये मन की बात कही है, हमारे नीचे कार्यकर्ता की मन की बात कही है। हम लोग तो ट्रेन वाले कार्यकर्ता हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से आए थे। निश्चित तौर पे हर पार्टी का दर्द है कि जिस तरह से पैसे वाले आके, धन पशु आके राजनीति में अग्रणी भूमिका अदा करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं उन मित्रों को देखा हूं जो मित्र हमारे साथ के राजनीतिक किसी दलों में जाके सफल राजनीतिक हुए, उसमें से कई आय से अधिक में जेल चले गए, नाम नहीं दूंगा, तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि हम मंत्री नहीं बने, हो सकता है हमको भी। मैं तो आज नॉन मंत्री वालों की बहस करने आया हूं पंडित जी। मंत्री हुए उनका तो छोड़ ही दो,
देखिए नॉन मंत्री वही साथी, जो 3 में ना वही 13 में वो साथी, भी नोटों में खेल रहे हैं। मसला ये है महाराज। हाँ वही साथी जो हमारे बीच से गए थे, उन्हें जब आय से अधिक में जेल में देखता हूँ तो कष्ट होगा ना अमिताभ भाई। जी जी, तब लगता है मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ कि कम से कम मंत्री नहीं बना। नहीं हो सकता है मेरा भी एक बार जलवा जेल में कायम हो गया होता। मेरा ये मानना है जी। कि निश्चित तौर पे राजनीति को सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि गांव गिराव खेत खलिहान का आदमी देश की सियासत में अभी दरकिनार कर दिया गया है। आज किसी बारात में चले जाइए, अकेले चले जाइए और अचानक 8 गाड़ी वाला पहुंचता है तो सब लोग उसके स्वागत में लग जाते हैं। ये हम सबका दर्द है, हम सारे लोगों का दर्द है। निश्चित तौर पे इस पे बहस होनी चाहिए और सुधार की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। ठीक बात। मुश्किल तो ये है, बड़े करें तो चलो उनके पास झूठ सच बहाना है। जब लोहिया वाहिनी और समाजवादी युवजन सभा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, यूथ कांग्रेस, ऐसी जमातों के बच्चे भी उतने ही बड़े भौकाल को मेंटेन कर ले जाते हैं तो झटका ज्यादा लगता है। कहीं मंत्री रह लिए, कुछ जाल बट्टा कर लिया, वो तो बात समझ में आती है। जब कुछ नहीं किए तो कौन सा मंत्र सिद्ध किए, मसला तो यही है। खैर वंशराज दुबे, आपसे मेरा सवाल बड़ा सीधा था, क्योंकि आपकी पार्टी भी अभी कम उम्र की है। जो नेता बन गया, नेता का मतलब विधायक सांसद मंत्री नहीं, वो तो 1% लोग भी नहीं होते पार्टी के। जो भी नेता बन गया, मोहल्ला सुधार कमेटी का चेयरमैन, कुछ भी आपने बना दिया आम आदमी में है, उसके घर पर 500 लोग सुबह चाय पी रहे हैं अगर, और साथ में बिस्कुट भी आ रहा है, तो ये खर्चा कहां से आता है? पार्टी तो देती नहीं किसी को 2 रुपया कार्यकर्ता को। वंशराज, देखिए अमिताभ जी, बढ़वाइए भैया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेहतरीन डिबेट के लिए, आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक शानदार मुद्दे पर डिबेट रखी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के जो गांव गरीब किसान मजदूर के जो बेटे बेटियां हैं, जो नौजवान उनके घरों से हैं, जो राजनीति में आकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए, गांव के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक तरीके से आज अपने तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे होंगे। अदम गोंडवी साहब ने एक लाइन लिखी थी, आदरणीय अमिताभ जी, शायद आप जानते भी हैं कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में आया है रामराज विधायक निवास में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत एक तरीके से प्रचलित है। जब तक नेताओं के पास 10 से 20 गाड़ियां, 8-10 गनर और वो पूरी धूल उड़ाते हुए जब तक मुंह पे नहीं आ जाती, तब तक उनको नहीं लगता कि हाँ हम वाकई में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, मुझे लगता है कि 2012 में जो एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद एक शुरुआत हुई कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, तो लगभग देखो 50-60% विधायक ऐसे थे उसमें जो आम घरों के बच्चे थे जो तैयारी करने गए। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। आपका मंतव्य मैं समझ गया। हर पार्टी के पास ऐसे बायोडेटा हैं कि साइकिल पे आए जब पहली बार विधायक बने। ठीक, आपकी पार्टी की तो अभी उम्र ही कम है भाई, लेकिन उसके बाद वो हवाई जहाज खरीद लिए। जोही जी की पार्टी में, अशोक जी की पार्टी में ऐसे मित्रों को मैं जानता हूं। इनके तो खैर दिन खराब है उत्तर प्रदेश में। पांडे जी के जो रखा पैसा था वो कहां तक खर्च करेगी पार्टी, 25 साल से बेरोजगार है। अशोक भाई की पार्टी में, जोही जी की पार्टी में ऐसे ऐसे मकान मैंने देखे जिनमें हेलीपैड बने। समाज सेवा करते करते इतने बड़े मकान बनवा लिए। मुझसे नाम न लिवाओ, हमको ननिहाल का भी पता, ददियाल का भी पता। और आप तो अभी इसलिए ना कहो, आपकी पार्टी को अभी हुए कितने दिन भैया, थोड़ा वयस्क होने दो। और जहां सरकार है वहां आपके पास भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, नियत की बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक बात कहूं, ये पैसा कहां से आता है? रितु सिंह ने एक बात कही, जोही जी ने कही, सारे मित्रों ने कही। मैं एक उदाहरण, एक दृष्टांत रखता हूं, शायद सबको अच्छा लगेगा। कांग्रेस की राजनीति में बहुत अंदर तक, संगठन और सत्ता के अंतःपुर तक जो व्यक्ति रहा साक्षी, सक्रिय, उसने मुझसे एक बार कहा, यही प्रसंग चल रहा था, जोही जी, पांडे जी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब
जिसको नेतागिरी करनी है और लाख 2 लाख रुपया तत्काल खर्च करने में जिसको हिचक हो, वो नेतागिरी ना करे। क्या बोले, अगर नेता ने कहा कल सुबेरे वुडलैंड होटल में बेंगलुरु में मिलो, तो फिर बेंगलुरु में मिलो। ये नहीं कि भाई साहब बेंगलुरु कैसे आऊं। क्या ठीक, ये उसका तजुर्बा। और एक जनता ये जरूर जानना चाहेगी, आप लोग तो सुविज्ञ हैं, आप लोग तो उस स्कूल में टीचर हैं जहां से ऐसी पौध निकल रही है जो लक्ष्मी सिद्ध करने में सक्षम है। जनता नहीं इतना जानती है, वो उस स्कूल में कभी गई नहीं अंदर। मैं बता देता हूं कि करुणाकरण एक देश के बड़े राजनेता थे, पांडे जी मुख्यमंत्री थे वो। तो उनके एक कार्यकर्ता ने उनसे एक बार कहा कि करुणाकरण जी, मेरे जिले में कलेक्टर कप्तान कोई मेरी नहीं सुनता, मैं क्या खाक कार्यकर्ता हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। करुणाकरण ने कहा कि तुम्हारे इलाके में जब आऊंगा तो मिलूंगा। पांडे जी सुन लो, ये आप पर भी लागू, सब पर लागू है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। करुणाकरण उसके इलाके में गए, मैसेज हुआ कि चीफ मिनिस्टर बुला रहे, आओ। गया कार्यकर्ता, उन्होंने उस जिले के सारे अधिकारी बुला रखे थे। कार्यकर्ता घुसता, देखिए पैसा कहां से आता है। करुणाकरण ने उससे नाम लेके कहा कि राघवन आओ, कम हियर। कंधे पर हाथ रखा, थोड़ी दूर कुर्सी से हटके टहले उसके साथ, बस इतना पूछा, बाल बच्चे ठीक है, घर परिवार बोले है। फिर उन्होंने ऐसे किया, एक आया अटेंडेंट, बोले भाई वो ले आओ, एक एनवलप थोड़ा फूला हुआ, समझी गए होंगे आप, वो लाया है सील्ड। करुणाकरण ने कह लो ठीक है। वो कार्यकर्ता ने आके बताया कि उस दिन से 8 सिद्धि नवोनिधि मिल गई, मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी सब मुझसे पूछ के ही काम करने लगे और लक्ष्मी सिद्ध हो गई। इति श्री लक्ष्मी पुराण संपन्नम। लक्ष्मी ऐसे आती है इन लोगों के पास। अशोक जी, पहले इस देश में ऐसे नेता थे जो ऐसे चिंटी मिंटू जब मिलने आते थे, वो बड़ा गुलदस्ता देते थे, तो वो डांटते थे कि इस गुलदस्ता की कीमत 500-600 रुपया होगी, 500-600 रुपया तुम्हारे पास कहां से आया रे। आज उल्टा हो गया, गेंदा के एक फूल ले जाओ तो नेता भगा देगा गेट से बाहर, और चौकीदार से कहा कि दोबारा घुसने मत देना इसको। नहीं जी, अभी आपको बता दें जी कि 9 वर्ष पे हमारे ही कुछ साथी एक ही गुलदस्ता लेके आए, 2-4 लोग। तो हमने उनसे पूछा भाई कितने का आया, तो बता, किसी को बताया 500 रुपया लगा, किसी ने कहा 250 रुपया लगा। तो मैंने कहा अगर नगद दे दिए होते तो लेकिन हजारों का गुलदस्ता बना के जिस तरह से बहाया जाता है, तुरंत नेताजी बाहर डस्टबिन में फेंक देते हैं। निश्चित तौर पे ये वास्तव में कष्टकारी है। आपने जो एक बहस शुरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बेहतरीन बहस देश की सियासत में आप कर रहे हैं। अमिताभ भाई, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। ये प्रणाम प्रणाम। जोई सिंह जी, जी, एक बड़ा व्यवहारिक मसला है। जिनके पास घोषित आय है, मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने अर्जित किया धन, वो राजनीति में उड़ाए और चाहे उससे सिनेमा देखे, उनकी मर्जी। लेकिन आय जिनके पास शून्य है घोषित तौर पर, वो जहाज से जा रहे, जहाज से आ रहे, नेता के पीछे कारवां में 100-100 किलोमीटर गाड़ी लगाए हुए हैं, अपनी उसमें तेल फूंक रहे हैं, और नया से नया मोबाइल उनके हाथ में है। ये आखिर क्या जाल बट्टा है भाई। सत्ता वाले करें तो भी, जब सत्ता विपक्ष कोई हो, जलवा किसी कम नहीं है। आप मिला के देख लो, भाजपा का कार्यकर्ता हो, सपा का कार्यकर्ता, फोन से फोन मिला लो, गाड़ी से गाड़ी मिला लो, अंगूठी से अंगूठी मिला लो, और चेन से चेन मिला लो। 19 नहीं पड़ेगा कोई। अमिताभ जी, इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता तो आप सही, आपने जीवन के हर रूप देखे हैं, मैंने फिर भी सीमित देखा है। लेकिन राजशाही, अफसरशाही, घोषित आय, अघोषित आय, किसका जीवन स्तर अपनी आय के हिसाब से दिख रहा है, ये आप बेहतर जानते हैं। और वास्तव में हाँ, ये तो एक छलावा, एक मायावी दुनिया है ही जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, हमारे युवा वर्ग की है, जो
वायदा कारोबार में कहूं या कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है, कहां से पैसा ला रहे हैं, क्या मजबूरियां उनकी हो रही हैं जिससे ये जरूरी है दिखावा करना, ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। साथ ही अगर हम देखें अफसरशाही को भी देखें, घोषित आय है तो घोषित आय और जीवन स्तर में वहां भी एक बहुत बड़ा वो फासला तो खैर मायालोक है, वो मायालोक है। जी, तो शायद निरंतर इस पे बात करना, या कुछ लोग तो निकल के आए जो एक बार अपने काम और काबिलियत पे हिम्मत रखे कि जगह मिलेगी, चाहे देर से मिले, और लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं, मुझे उम्मीद है, आशा है, और शायद बदलाव आए। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चमक दमक शायद अगर बड़े नेता इसको मना कर दें तो युवा वर्ग को भी समझ में आएगा कि चमक दमक से नहीं, जिंदगी एक बहुत ही सादा जीवन से भी आप इसको जी सकते हैं। जोई सिंह जी, ये बात कहने में अच्छी लगती है जी। सादा जीवन वाले को। मैं एक उदाहरण देता हूं, पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा। एक बहुत शक्तिशाली राजनेता है उत्तर प्रदेश में, उनके शक्ति की दुंदुभी है। उनसे एक बहुत पुराने नेता मिलने गए, बड़ी मुश्किल से तो मिल पाए, इधर चेकिंग उधर चेकिंग, इधर घुसो उधर घुसो, हैं 3.5 घंटे की कवायद हुई पाणे जी, तब नंबर आया। और वो किस दौर के थे? वो थे जब आप समझ लीजिए कल्याण सिंह का इमर्ज का वो उदय हो रहा था। क्या उस पीढ़ी के उत्तर प्रदेश की राजनीति के नेता मुलायम सिंह, कल्याण सिंह जब इमर्ज हो रहे थे उत्तर प्रदेश की जमीन पर, क्या तो उन्होंने पुरानी बातों से प्रसंग शुरू किया। तो नए नेता ने कहा कि भाई ये सब बातें मत बताइए हमको, 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए, 1.5 मिनट में जो कह सकते कहिए, नहीं तो जाइए, बहुत लोग मिलने वाले हैं। इसलिए जमीन से जुड़े और गरीब लोग भी आगे आए। ये सब वैसे ही है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। ये कथा के बाद एक रिचुअल है जो पंडित जी कराते हैं। पाणी जी, कृष्णकांत जी, आप एक किस्सा बताऊं आपको, वहां से आप वही सवाल है आपसे। एक बार मैं 24 अकबर रोड बैठा, तो अंबिका सोनी भी थी हमारे साथ, और भी लोग बैठे थे। बाहर मार दमचौरा मच रहा था, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां लप झप हो रहा था। तो अंबिका जी ने कहा कि मसला क्या है? तो पता लगा जी हरियाणा की टिकट फाइनल होनी, आज वो स्क्रीनिंग कमेटी या कौन सी कमेटी बैठेगी। तो अंबिका सोनी ने कहा कि क्या हरियाणा में हम लोग इतने मजबूत हैं? मैंने ना, वहां आप जीतेंगे कतई नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का जलवा है, ये पुरानी जमींदार पार्टी है, ये हारे चाहे जीते, गाड़ियां इसके ड्यूढ़ी पर हमेशा नई नई रहेंगी। ये वही प्रश्न है कि वो गाड़ियों वाले कौन, और वो गाड़ियां आई कहां से? पंच अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पांडे जी, जी अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आवाज की आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है स्टूडियो में। सॉरी, बहुत देर से जो है आवाज आ नहीं रही थी, अभी को आना शुरू हुआ तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। जी 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 जी। लेकिन इसके बावजूद भी जितना हमने सुना है उसी के बारे में बोल रहे हैं कि सही आपने कहा, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब से देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब से यह निधि भी आई है, यह भी एक इसका कारण है, चाहे वो विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो। जो सफेद जूते से सफेद टोपी तक, सफेद कुर्ते तक पहन के लोग घूम रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियों से 10-12 अंगूठियों से लैस जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें यह ठेकेदारी, कोटेदारी और इसका बढ़ावा हुआ है। और इसके और ऐसे जगहों पे जहां यह सब हो रहा है, इन पे ना इनकम टैक्स का कोई नजर पड़ रही है, ना तो ईडी की कोई नजर पड़ रही है। लेकिन यह सही है कि जिसका कोई काम नहीं है, इतने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहा हो, इतना महंगे खर्च कर रहा हो, महंगे शौक पाला हो, तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं यह समाज को एक दिखा। लेकिन अब लग रहा है 80% विधायक निवास में लखनऊ में नहीं रहता है, वह लखनऊ के पार्श्व इलाके में अपने मकान और फ्लैट बनवा के रहता है।
वह कौन सी ऐसी चीज हो गई कि 5 साल के कार्यकाल में आप लखनऊ में मकान, गांव में मकान, अपने जिले के शहर में मकान, आपके साथ के रहने वाले लोग भी खुशहाल हो गए। निश्चित रूप से वह धन लाभ यंत्र कौन सा है यह जानना पड़ेगा। हम लोग भी राजनीति में बहुत दिनों से हैं, लेकिन अभी तक जान नहीं पाए हैं। ठीक है, ठीक महाराज जी। वंशराज जी, आपसे मेरा प्रश्न ये, मेरी तनख्वाह अगर बहुत ज्यादा, मतलब उतना मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं उतना अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी यूपी से ज्यादा ही होगी जितनी कागज पे उनको मिलती होगी, है ना? अब उनसे बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं है जूही सिंह स्टेट में, उनसे ज्यादा होगी तनख्वाह डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से। लेकिन आज भी मुझसे कोई जूही सिंह कहेंगे भैया कल सुबह लखनऊ आ जाओ, तो मैं कहूंगा भाई सुबह कैसे आ जाऊंगा, 10-12 हजार रुपया खर्च करूं, मुझे ईएमआई भी देनी है, गाड़ी की किस्त भी देनी है, ड्राइवर की तनख्वाह भी देनी है, आटा राशन भी जुटाना है, बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करना है, और गुलदस्ता लेके तो कतई नहीं आ सकता, गुलदस्ता खर्चा। और मैंने किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को, बुद्धिमान राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी इस चिंता में नहीं देखा, उसकी कोई इनकम नहीं, उससे आप ये कहो कि मुझे नागरकोइल में मिलो, जहां भारत की सीमा समाप्त होती समुद्र, वो नागरकोइल मिलेगा सवेरे, कन्नौज से चल के नागरकोइल सीधे मिलेगा, के से कन्नौज, के से एन से नागरकोइल। बताओ भाई वंशराज जी, मुझे सोचना पड़ेगा, वो चला जाएगा। अमिताभ जी, जी देखिए, जो आप जिस विषय पे आपने सवाल किया, मुझे लगता है कि हमको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि आज जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दलों में आप देखिए उनके संगठन में करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ इसीलिए खर्चा होता है। सवाल तो इस पे भी है कि वो पैसा कहां से आता है आखिरकार इतना ज्यादा। दूसरा, आप देखिए कि जब उस किसी राज्य की सरकार में होती हैं तो वहां की जनता के लाभ के लिए पैसा नहीं होता। इस आखिर ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने तीन चार डिबेट पहले एक डिबेट और बुलाई थी जिसमें दिल्ली के कामों में मुफ्तखोरी की बात हो रही थी। तो अमिताभ जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब जनता को, अगर जनता के टैक्स के पैसे को अगर जनता को लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है वो वाली राजनीति ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहां उल्टा होता है, यहां पे तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अच्छे कार्यालय बनवाते हैं, अपने लिए गाड़ियां लेते हैं, अपने नेताओं मंत्रियों को रुकने के लिए, संगठन मंत्रियों को रुकने के लिए अच्छी होटल की व्यवस्था कराते हैं। वो जो है वो मैसेज नीचे तक जाता है, गांव तक जाता है। आप विषय गलत समझ गए। जब जो कार्यकर्ता नीचे देखता है सारी चीजें वही फॉलो करता है। ठीक 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 ठीक। वंशराज भाई, शायद कम्युनिकेशन की कुछ कमी रही, विषय को थोड़ा सा अलग समझ गए। मेरा वो विषय नहीं कि कार्यालय सचिव को तो तनख्वाह मिलती है, कार्यालय अच्छा बनाती है, पार्टी फंड से बनता है, समझ आती है, लिखित पढ़त में तो पार्टी फंड से बनता है, पीछे से कुछ भी हो। मंत्री सांसद विधायकों को एक नॉमिनल सैलरी है, लेकिन है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो 3-13 में इस घर में नमस्ते की, उस घर में नमस्ते की, और जहाज में उड़ रहे हैं। ये नमस्ते से जहाज का कनेक्शन जो है वो बड़ा संकट का कारण है भारत में। बोले आपका क्या, बोले कुछ नहीं, गुलाम आजाद साहब के आए थे, फिर आनंद शर्मा के नमस्ते की, फिर अहमद भाई के यहाँ चले गए, और वो बोले जहाज, वो थोड़े दिनों बाद मिले, बोले हमने जहाज वही ले लिया भैया अपना। कहां से सब टिकट कराते घूमो, पूरे जीवन नमस्ते ही करते रहे और नमस्ते से ही अपना भी जहाज ले लिया। समझना तो पड़ेगा मित्र। और लखनऊ में भी होगा, लखनऊ का मुझे अनुभव नहीं, दिल्ली का अनुभव है। 5 तारा होटल की लॉबियों में आपको ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता मिल जाएंगे थोक के भाव। बनारस में भी होंगे, लखनऊ में भी होंगे, दिल्ली में तो मैं जानता हूं। कोई पार्टी अपवाद नहीं, कोई पार्टी अपवाद नहीं। वहां का बिल जानते हैं? मैंने मेरे ख्याल से अपने पूरे जीवन में अपने पैसे से, कृष्णकांत भाई और अशोक जी, इतनी उम्र में 4-6 बार से ज्यादा नहीं 5 तारा में पेमेंट किया होगा अपनी जेब से। कोई प्रेमी लिए चला गया सद्भाव में तो वहां चाय पी ली, खाना खा लिया। मैं नहीं दे सकता भाई,
मैं 700-800 रुपये एक कॉफी का कैसे पेमेंट कर सकता हूं? और भैया वहां अंजीर का जूस पी रहे। मसला तो ये है रितु जी, जनता बड़ी खिन्न रहती है। वो देखती है कि हम हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो शाम को बच्चों का पेट भरने लायक काम नहीं हो, अर्थ उपार्जन नहीं हो पा रहा। जिस देश में मनरेगा जैसी स्कीम चलानी पड़ी हो कि भाई चलो 60-70-100 रुपया ही मिल जाए तो कुछ तो भूखमरी से तो उभरेगा आदमी, उस देश में ऐसी भी प्रजाति जिसका कोई घोषित काम नहीं, जिसकी कोई घोषित आय नहीं, लेकिन भारत की धरती पर उपलब्ध सर्वोत्तम विलासिता के संसाधनों का वो धड़ल्ले से उपभोग कर रहा है वो वर्ग। ये चिंता की बात कितनी है? जी बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत चिंताजनक बात है। और मुझे ऐसा लगता है इस समस्या पे इतनी देर से चर्चा हो रही है और मैं सुन रही हूँ, मुझे लगता है देखिए धन का स्रोत जो आप बता रहे हैं कि राजनीति पार्टियां तो हैं ही हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को पूरा पुष्पित पल्लवित करती हैं, लेकिन एक हमारे देश की जनता की जो एक भावनात्मक स्थिति है, मुझे लगता है एक डोनेशन या चंदा ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा स्रोत है इनकी इनकम का। कि देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ जाता है, कोई एनजीओ खोल दिया या कुछ भी एक छोटा सा नाम लेके एक ट्रस्ट बना लिया, और ये भी स्थिति है कि उसके नाम पे हमारे देश के लोग कि चलिए भाई यहाँ पर ये समस्या हमारे देश में बाढ़ पीड़ित है या कोई भी समस्या है, उसके नाम पर डोनेशन देते हैं बिना ये जाने समझे कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किनके पास जा रहा है, या सामाजिक कार्यकर्ता या किसी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे लगता है इसकी तह में हमारे देश में जो शिक्षा का अभाव है, जो एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, हथियार है जिसकी वजह से जिसको अपना कर हम इस समस्या पर थोड़ा विचार कर सकते हैं, इसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। और ये वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है कि बिना घोषित आय के और इतना उच्च जीवन स्तर ये असंभव ही है। तो अमिताभ जी आपका विषय भी बड़ा अच्छा है, और एक बेरोजगारी भी एक कारण हम ले सकते हैं कि एक बड़ा आसान सा रास्ता मिल गया है लोगों को। ठीक बात कि चलो ठीक है कहीं के कार्यकर्ता हो जाओ, और ठीक बात, इससे बड़ा कोई रोजगार, इससे बड़ा कोई रोजगार रह नहीं गया हमारे देश में। 2-3 चीजें मुझे लगती हैं इस बीमारी की जड़ में है अशोक भाई। बड़े ऋतु जी इसलिए बेहतर जा रहे हैं, सॉरी जूही जी इसलिए बेहतर समझेंगी क्योंकि वो जिस पार्टी में है उसके शीर्ष नेतृत्व के साथ इंक्लाइंड हैं, जुड़ी हुई है। जब तक राजमहलों में रहने वाले राजनेता यानी पार्टी के प्रमुख लोग, किसी का 1 फुट छोटा होगा मकान लेकिन राजमहल सबके हैं। फरुखाबाद के लोहाई रोड से बर्तन में मंगवा कोई खाना नहीं खा रहा, किसी का इटली के, किसी का फ्रांस के बर्तन, किसी का जापान के हैं। जो जी गलत नहीं कह रहा, हम तो सबके यहां चाय पी लिए। तो जब तक वो लोग ये तय नहीं करेंगे कि मेरे इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके लूट के किस्से हवा में तैरे, तब तक ये चलन बंद नहीं हो सकता। ये जितने सफेद वाले लोग और 10 अंगूठी और 250 ग्राम, मतलब मेरे ख्याल से इतनी, कई लोग तो इतनी मोटी चैन पहन लेते हैं जिसमें बकरी बांध लो। मैं कहता हूँ सारी गर्दन भी कट जाएगी, बकरी बांध रहे जितनी कसम कृष्णकांत भाई, इतनी मोटी चैन पहन लेते, 2 बटन भी खोल लेते ताकि दिखे, और नेता भी खुश होता है। जब तक नेता उसको बुला के नहीं पूछेंगे इधर आओ ये क्या है भाई, चलो गेट से बाहर, तब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं। प्रसाद उसी को मिलता है ज्यादा जो पुजारी का खास होता है। तो जो भी कमाई ऐसी हो रही है वो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बड़े नेताओं के वरद हस्त से ही हो रही है। लहरें गिनने वाले भी सही, आपने उनको अपने घर में प्रवेश दिया तब ना वो लहर बेच पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता, देश के बड़े राजनेता,
वो अपने जीवन में एक ही बार एक सर्वोच्च पद पर जब पहुंचे तो ऐसे ही एक बालक आ गया प्रतिभाशाली, घर में एंट्री थी आने जाने में, वो 30-40 लाख रुपए का एक लोचा कर गया, घर के बाहर ही बाहर किसी को आने जाने से ही इतना प्रभावित कर लिया कि उससे ले लिया। बाद में मामला खुला तो उन्होंने फिर बुलवा के उससे पैसे वापस करवाए। क्या हमारे राजनेताओं को नहीं दिखता? अगर मान लीजिए कृष्णकांत पांडे जी कल बड़े नेता हो जाएं, गुलाम नबी आजाद और इस तरह के बड़े नेता हो जाएं, प्रियंका गांधी, तो इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रैंडमली किसी से भी पूछ ले, भाई किस गाड़ी से आए हो, क्या करते हो? नहीं, वो आपके ही आभा मंडल को बेच रहे हैं। कहीं बेचने में भागीदारी है और कहीं वो बिना भागीदारी का अकेले मजे ले रहा लड़का। किसी ने सही कहा था, शायद रितु ने कहा था, एजेंट। जी हां, होटल अस्पताल के गेस्ट हाउस के एजेंट होते हैं ना स्टेशन पे। मुझे माफ करिएगा, राजनीति के एजेंट भी तैयार करके भेजे जाते हैं कि जाओ क्लाइंट पकड़ कर लाओ। यहां बैठ के क्या कर रहे हो? राजनेता भी करते हैं और ब्यूरोक्रेट भी करते हैं। एक उत्तर प्रदेश के बड़े प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट थे, वो केंद्र में समाज कल्याण विभाग में आके सचिव हुए। तो उनके मातहत बताते थे कि उन्होंने एक मीटिंग ली और जितने भी छोटे स्तर के अधिकारी थे इन सबसे कहा, भाई दफ्तर में मत बैठो, बाहर निकलो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो? समय सीमित है, काम असीमित है, जल्दी जल्दी देखो कितने एनजीओ देश भर में चल रहे हैं, कहां कहां, तुरंत मुलाकात कराओ। वही राजनेता कर रहे हैं। पैसे का कोई दूसरा स्रोत ही नहीं, कोई दूसरा स्रोत नहीं। और खेल कैसे हो जाता है, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी करके बहस को समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल से सारे मित्रों के लिए बड़ी रोचक होगी और शायद पहली बार वो जानकारी होगी। बाकी गूगल पर भी वो केस है, वो जानकारी नहीं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला मसला आया नरसिंह राव की सरकार में, कृष्णकांत जी, जब उनको बहुमत सिद्ध करने का अवसर आया तो दो लोग कांग्रेस से सक्रिय हुए, दोनों स्वनाम धन्य थे। वो उनको सबको समझा बुझा के लाए और क्या हुआ वो तो सीबीआई के चार्जशीट में मुझे कहने की जरूरत, अब तो कहने में कोई दिक्कत भी नहीं। मुकदमा में तो एक ही रंग की अटैची एक ही बैंक में जाके जमा करा दिया, एक ही टाइम भोले भाले लोग थे, पैसा मिला पगला गए, जाके एक ही सरोजनी नगर में जमा करा दी, बाद में सीबीआई पकड़ती घूमी। खैर, पैसा कैसे आ जाता है इस बात को मैं वहां रेखांकित कर रहा हूं। मैंने उनमें से एक से पूछा, जब मामला ठंडा हो गया, मैंने पूछा भाई उस दिन का दृष्टांत बताओ अशोक जी। उन्होंने कहा, हमने अब कहा, जूही जी नहीं सुन लीजिए, देवता का मौन भी लक्ष्मी बरसा देता है। देवता मुस्कुरा दे तो भी आप बाहर भगत से पैसा ले लेंगे। बोले देखा नहीं मुस्कुराए थे देवता। तो मैंने कहा कि भाई क्या, तो बोले हम लोगों ने कहा कि हमको प्रधानमंत्री से मिलवाओ। तो 9 सांसद प्रधानमंत्री के यहां ले जाए गए, 10 मिनट बैठे होंगे, प्रधानमंत्री जी आए, नरसिंह राव जी, सब खड़े हो गए, नमस्कार प्रणाम हुआ। उन्होंने कहा कैसे हैं आप लोग? मैंने पूछा उन लोगों से क्या बोले प्रधानमंत्री, बोले उन्होंने कहा कैसे हैं आप लोग? सबने संवेद स्वर में कहा बिल्कुल अच्छे साहब, आपका आशीर्वाद है और सब ठीक है। जी साहब ठीक ही रहेगा, धन्यवाद। सिर्फ इतना बोले, बाकी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जो होना था हो गया। पैसा यहां से भी जनरेट हो जाता है जी। इसलिए मैं कहता हूं राजप्रासाद अगर अपने आत्मसंयम
की लक्ष्मण रेखा रखेंगे तो गरीब आदमी राजनीति कर पाएगा। अन्यथा कौन, मुझे पता नहीं, आम आदमी पार्टी का तो अभी सिस्टम नया है, लेकिन बसपा से लेकर बाकी जितने मित्र हैं उन सबकी पार्टियां, क्या ये सच नहीं, जब उम्मीदवारी के लिए इंटरव्यू होता है जूही जी, अशोक पांडे जी, कृष्णकांत जी, तो ये पूछा जाता है भाई करोड़ 2 करोड़ लगा लोगे? जब आप ये पूछ रहे हैं इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि वही आदमी अंदर आए जो करोड़ 2 करोड़ फूंक पाए, है ना? तो वो लहर गिन के करेगा, फिर ननको नेता नहीं बन सकता इस देश में, फिर कोई दूसरा लोहिया पैदा नहीं हो सकता इस देश में, दूसरा दीनदयाल नहीं आ पाएगा इस देश में कि एक झोला लेके जीवन काट दे, नहीं आएगा। दूसरा जॉर्ज फर्नांडिस पैदा नहीं होगा। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मारुति 800 पर चलते देखा। अब वो लोग राजनीति नहीं कर सकते। अब राजनीति करनी है तो पहले आपके हाथ में 10 अंगूठी और 250 ग्राम की चेन होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सच तो ये भी है कि आम आदमी के खाते में चंद पैसों की आमद भी बैंकों के लिए तहकीकात का कारण बन जाती है, लेकिन हमारे माननीयों की संपत्ति में हो रही बेतहाशा वृद्धि खबरों में ही सिमट कर रह जाती है। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।